हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भंडूरा स्टडी में। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी जानकारी हमें कुछ स्रोतों के माध्यम से होती है, और ये स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा आपका विदेशी विवरण, और तीसरा आपका साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे आपके भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियाँ, मोहरें वगैरह आ जाती है। इसी प्रकार से जो आपका विदेशी विवरण है, इसमें आपके यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी जो अन्य विदेशी थे उनके विवरण आ जाते हैं। और तीसरे आपके साहित्यिक साक्ष्य, जैसे कि आपके धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक जो स्रोत हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। इसके अंतर्गत खुदाई से निकली सामग्री, सिक्के, अभिलेख, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातात्विक उत्खनन दो प्रकार से होता है, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता की संपूर्ण स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर उत्खनन से किसी संस्कृति का काल का मापन किया जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुई वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनमें सबसे पहले आ जाते हैं सिक्के। तो देखिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। भारत के प्रारंभिक सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों को या मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था। इन पर केवल उन कुछ जो है आकृतियाँ बनी होती थी, जैसे मछली, पेड़ या हाथी इत्यादि। इस प्रकार के जो आकृति थी वे सिर्फ जो है छपी होती थी, उन पर कोई लेख नहीं होता था। इन पंचमार्क सिक्कों को सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में कर्नल कोल्डवेल द्वारा प्राप्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त या लेख युक्त सिक्के हिंद यूनानी या फिर हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। शुरू में सिक्कों में प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। बाद में राजाओं या जारीकर्ताओं के नाम, देवता या तिथियों का उल्लेख सिक्कों पर किया जाने लगा था। ये सिक्के कालानुक्रम के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास के निर्णय में जो है सहायक है। स्थानीय और सीमा पार लेन देन में इन सिक्कों का प्रयोग हमें विभिन्न शासक, राजवंशों और उनके शासन की सीमा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्कों में प्रयुक्त धातु और सिक्कों की संख्या एक राज्य में वाणिज्य और वित्त की स्थिति की ओर इंगित करती है। उत्तर गुप्तकालीन कुछ सिक्के उस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई थी उसको इंगित करते हैं। इसके अलावा जो सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो कुषाण शासकों के द्वारा किए गए थे। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो गुप्त शासकों के द्वारा किए गए थे, और सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे वो आपके कुषाण शासकों के द्वारा किए गए थे। इसी प्रकार से शीशे और टीन के सिक्के चलाए गए वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे, और सर्वाधिक जो सिक्के जारी किए थे वो मौर्य शासकों के द्वारा किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, जबकि प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। भारत में अधिकतर अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों, तांबों की पत्रों, मंदिरों की दीवारों और ईंटों या चित्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। सबसे पहले इन्हें प्राकृत भाषा में लगभग 300 ईसा पूर्व लिखे जाते थे। उसके बाद संस्कृत में और उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इन्हें लिखा जाने लगा। अभिलेखों से सामान्य जन, अधिकारी, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ शाही जो आदेश थे उनके बारे में भी इन अभिलेखों से पता चलता है। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनक्रिप्शन इंडिकरम नामक ग्रंथ में संकलित है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वे ब्राह्मी,
ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में जो है लिखे गए हैं। इसके अलावा अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ जो कि प्राकृत लिपि है वो शुरुआती अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। ख्रोष्टी लिपि, ये लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि, यह लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इसी प्रकार से यूनानी एवं अरमाइक लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग जो है किया गया है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में सर्वप्रथम पढ़ा था। कुछ अभिलेखों से दान, भूमि अनुदान और राजा तथा विजेताओं, समुद्रगुप्त और पुलकेशिन द्वितीय आदि की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 1400 ईस्वी पूर्व है, लिखा गया था, जो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व पुराना है। इस अभिलेख पर इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक देवी देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी खोज 1907 ईस्वी में हुयोंगो विंगलर द्वारा की गई थी। इस अभिलेख की जो लिपि है वो कीला अक्षर है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक हैं, जैसे गुप्त वंश की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति जो कि प्रयागराज से मिले हैं, और भानुगुप्त एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश सागर से जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो रुद्रा दामन है जो शक शासक है, उसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाती है, जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक है, भीतरी स्तंभलेख से उसकी जानकारी मिलती है। खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिल जाती है। इसी प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक है, ऐहोल अभिलेख से उसकी जानकारी मिलती है। राजा बोर जो कि प्रतिहार जो प्रथम थे, उसकी जानकारी ग्वालियर जो आपका ग्वालियर प्रशस्ति है उससे उसकी जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार से विजयसेन की जानकारी देवपाड़ा अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जो मालवन नरेश है यशोधर्मन, इसकी जानकारी मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है। और आपके जो सातवाहन शासक थे गौतमी बलश्री, इसकी जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। कुछ ऐसे ही अगर हम विशिष्ट तथ्यों से संबंधित अभिलेख की बात करें तो देखिए, जो रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि कीर्ति द्वारा रचित है। और अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रही हरिसेन ने की थी। तो जो समुद्रगुप्त के ऊपर लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक इसी प्रकार से भानु के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा जो कि गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का उल्लेख किया गया है, प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। और जो तुमून अभिलेख है उसमें कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जनेन्द्र कहा गया है। विदेशी विवरण है, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अब हम विदेशी विवरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनानी, रोमन या चीनी इतिहासकार या राजनयिक तथा तीर्थयात्रियों या नाविक, खोजकर्ताओं आदि के विवरण हैं उनके द्वारा हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। जैसे सिकंदर के आक्रमण की जानकारी हमें पूरी तरह से ग्रीक स्रोतों पर आधारित है। जो सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आता है उसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से जो ग्रीक स्रोत है उनसे प्राप्त होती है। मेगस्थनीज की इंडिका मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार संतुलन का वर्णन जो प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री का है उससे प्राप्त होती है। इन यात्रियों का उस समय के राजाओं ने स्वागत किया और उन्होंने लगभग हर पहलू के बारे में लिखा।
जो उन्होंने वहाँ पर देखा था, जैसे वास्तुकला, सामाजिक विभाजन, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। कुछ यूनानी लेखक हैं जैसे हेरोडोटस, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगस्थनीज, ये सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने इंडिका की रचना की। ठीक इसी प्रकार से कुछ चीनी लेखक हैं जैसे फायान, जो कि लगभग 399 से 414 ईस्वी में यहाँ पर आया था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसकी रचना फोगु ओजी है। इसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का वर्णन है। इसके बाद हेनसुएंग आता है, जो कि लगभग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहता है। ये हर्षवर्धन के समय में आए थे और इनकी रचना है सीयू की। इसके बाद जो चीनी यात्री हैं इत्सिंग, ये आते हैं 671 ईस्वी से लेकर लगभग 693 ईस्वी तक जो है यहाँ पर रहते हैं और इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी है और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन भी इन्होंने किया है। इसके बाद जो आते हैं आपके चाउ जू कुआं, जो कि लगभग 1225 से लेकर 1254 ईस्वी तक, जो कि काफ़ी लेट आते हैं। इन्होंने चीनी अरबी व्यापार का विवरण जो है दिया था। ठीक इसके इसी प्रकार से रोमन लेखक हैं प्लिनी, इन्होंने अपनी रचना नेचुरल हिस्ट्री की भारत में और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों का विवरण दिया है। अगर अरबी लेखक की बात करें तो सुलेमान, जो कि 9वीं शताब्दी में आया था, इसकी रचना है सिलसिला उत तवारिख, जिसमें पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आपका अल बिलादुरी, जो कि 9वीं शताब्दी में ही आया था और इसकी रचना है फतुहल बुल्दान थी। इसमें भारत पर अरब आक्रमणों का विवरण दिया गया है। अल मसूदी 957 ईस्वी में आते हैं और इनकी रचना है महयल जहान। इसमें उन्होंने प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विवरण किया था। अलबरूनी लगभग 1024 से लेकर 1030 ईस्वी में आते हैं और ये गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद थे। ये महमूद गजनवी के साथ आए थे जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ आधुनिक लेखक भी हैं, जैसे सर विलियम्स जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। 1785 ईस्वी में विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया है। प्राचीन इतिहास है उसको जानने के लिए डी कोसाम्बी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक उत्तम स्रोत है, जिससे कि हमें प्राचीन इतिहास की काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो जैसे हमने विदेशी विवरण और जो आपके पुरातात्विक स्रोत हैं उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार से साहित्यिक स्रोतों से भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं। 4 वेद, रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ और धर्मसूत्र, महाकाव्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ, विभिन्न साहित्य, संगम साहित्य, नाटक आदि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, 4 वेद, रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ, धर्मसूत्र, महाकाव्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ तथा विभिन्न जो साहित्य है, संगम साहित्य, नाटक आदि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं और ये स्रोत हमें प्राचीन काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पांडुलिपियाँ बर्च की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें मौर्य शासन और उनकी अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन और समाज का विस्तृत विवरण मिलता है। पुराण से हमें गुप्त शासन तक की राजवंशीय इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष थे। रामायण एवं महाभारत में हमें भारत की सांस्कृतिक एवं सभ्यता, प्रशासनिक व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
रामायण को चतुर्वृत्त जो शास्त्रीय संहिता तथा महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ये स्रोत भाषा, लिपि और लेखन शैली के उपयोग के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं तथा उनके रचनाकार हैं और उनके जो कुछ विशेष गुण हैं उनके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे अष्टाध्यायी है, इसकी रचना पाणिनि ने की है और ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा है और मौर्य काल के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है और जो पुष्यमित्र शुंग है उसके विषय में इसकी जानकारी इससे जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है और मौर्य काल के विषय में जानकारी ये देती है। इसी प्रकार से जो आपका अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और मौर्य काल की जानकारी इससे मिलती है। नीतिसार कामंतक द्वारा लिखा गया है, गुप्तकालीन राजतंत्र के विषय में इससे जानकारी प्राप्त हो जाती है। मालविकाग्निमित्र ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है और इससे भी जो है शुग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन करती है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है और हर्ष की जो उपलब्धियाँ है, प्रमुख उपलब्धियाँ, उसका वर्णन जो है ये करती है। इसी प्रकार से रामचरित्र संध्याकर नंदी द्वारा लिखी गई है और बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा जो है इसके अंदर दी गई है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है और पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसी प्रकार से जो आपकी रजत रंगिणी है कल्हण के द्वारा लिखी गई है और कश्मीर के जो राजवंश है उनकी जो क्रमबद्ध जानकारी है इसके अंदर की गई है। ठीक इसी प्रकार से जो है हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है इस पर भी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो इसकी जानकारी जो है, जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी हम 3 खंड में बांट देते हैं, 3 खंड में तोड़ देते हैं। एक आपका आ जाता है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, एक आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा खंड में जो है हम ऐतिहासिक काल में से डिवाइड कर देते हैं। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ते हैं। जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रागैतिहासिक काल है जो कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के खंड में डिवाइड हुआ है। पुरापाषाण काल को हम लगभग 25 लाख से 8000 ईस्वा पूर्व मानते हैं। मध्य पाषाण काल के बारे में हम 8000 ईस्वा पूर्व से लगभग 4000 ईस्वी पूर्व तक पढ़ते हैं। नवपाषाण काल को हम 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हम पढ़ते हैं। ये भी लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता आ जाती है जो कि लगभग 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है जिसको कि हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं जो कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है वह आ जाता है। उसमें हम 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया आ जाता है जो कि 1707 ईस्वी से लगभग 1964 ईस्वी तक माना जाता है। तो अब हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है या उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो किंतु पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, जैसे कि पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसकी लिपि तो है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी आदि ऐतिहासिक काल में आ जाएगी और पाषाण काल आपका प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत आ जाएगा। ऐतिहासिक काल इस काल का इतिहास जो है लिखित साधनों पर निर्भर होता है। भारत में यह काल जो है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। तो अब आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि इतिहास
जो है कब से माना जाता है, कब से प्रारंभ माना जाता है, तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से जो है इतिहास शुरू माना जाता है। अब हम जो आपका प्रस्तर युग है, पाषाण काल, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका प्रारंभिक भारतीय इतिहास पाषाण युग की संस्कृति से प्राप्त होता है, जिसमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर, जिसको कि ग्रीक में लिथोस कहा जाता था, उसका प्रयोग किया। पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में हम बांट लेते हैं पढ़ने के लिए, ताकि हमें पढ़ने में आसानी रहे। एक आपका आ जाता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले जो है हम निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ लेते हैं, जिसे कि हम होमो इरेक्टस कहते हैं। इसकी शुरुआत लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसके अगर हम क्रमागत विकास की बात करें तो देखिए इस काल में जो है लगभग मनुष्य मांस पकाना, जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीख गया था, निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। इस काल के लोग शिकार और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे तथा वृक्षों के नीचे अपनी गुफाओं में निवास कर, जो गुफाएं उस समय हुआ करती थी, गुफाओं में निवास करते थे। अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की बात करें तो ये एक प्रकार से अपरिष्कृत तथा खुरदरे उपकरण थे, जैसे कि चॉपर हो गए, फेबुल, हस्तकुठार और आपकी विदारनी हो गई। इस काल के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में पाए जाने के कारण इन्हें सोन संस्कृति के नाम से भी जो है पुकारा जाता है। सोन संस्कृति है कहा जाता है। अगर इनकी स्थल की बात करें तो बोरी हो गया आपका, डीडवाना, भीमबेटका, अतिरमपक्कम और नागार्जुन कोंडा आदि जो है इसके स्थल हैं। इसके बाद दूसरा आपका आ जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसे निएंडरथल कहा जाता है। अगर मध्य पूरा पाषाण काल के क्रमगत विकास की बात करें तो देखिए इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ, लेकिन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक ही बने रहे। तो जो मनुष्य हैं इन्होंने सबसे पहले जो भाषा का विकास किया या भाषा का आविष्कार किया वो मध्य पूर्व पाषाण काल में किया। इसके अगर हम उपकरण की बात करें तो इस काल में फ्लिंटक जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया था, जैसे कि सल्क हो गई। सल्क से बने उपकरणों का प्रयोग जैसे ब्लेड, स्क्रैपर, बोरर्स आदि के रूप में जो है ये अपने उपकरण बनाने लग गए थे। इसलिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगर इसके स्थल की बात करें तो इसके जो स्थल है नेवासा, भीमबेटका, डिडवाना उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से जो है इस काल के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आपका आ जाता है उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि लगभग 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल को होमो सैपियंस भी कहा जाता है। अगर इसके क्रमगत विकास की बात करें तो इसमें अन्य होमिनिड प्रजातियां इस समय तक लगभग विलुप्त हो चुकी थी। यानी जो शुरुआत थी प्रजातियां धरती पर विद्यमान आई थी, वे लगभग विलुप्त हो चुकी थी और एक प्रकार से नए होमो सैपियंस के रूप में जो है प्रजाति आई थी। अगर इसके उपकरण की बात करें तो उच्च पूरा पाषाण युग में उपकरण अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा था। इन उपकरण के दोनों किनारे धारदार हुआ करते थे, जैसे ब्लेड, स्क्रैपर, ब्यूरन, जिन्हें हत्थे में जो है लगाया जाता था, जैसे सुई, हार्पून, हड्डी से निर्मित औजार भी जो है इस काल में मिले हैं। अगर हम इनके साक्ष्य की बात करें तो देखिए इनके साक्ष्य रेनीगुंटा, सिंह भूमि, उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी है और पटने इत्यादि यहाँ पर से जो है इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आपका आ जाता है मध्य पाषाण युग, जो कि लगभग 10,000 ईस्वी से 8,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगर इसके क्रमागत विकास की बात करें तो मध्य पाषाण काल में पहली बार धनुष और बाण का प्रयोग किया गया था। इससे बड़े जानवरों का शिकार किया जाने लगा। जो बड़े जानवर हैं उनका शिकार करना आसान हो गया था धनुष और बाण के प्रयोग से। पहली बार सावधान के बारे में जानकारी जो है मध्य पाषाण युग से ही मिलती है। इसके अलावा पत्थर से बने गहने का प्रयोग भी चलन में आ गया था और ये कुछ जो है जानवरों को भी पालतू करने लग गए थे।
तो मध्य पाषाण काल में पालतू जानवर जैसे आपके भेड़ हो गए और बकरियां हो गई, इस प्रकार के जानवर भी पालने जो है शुरू कर चुके थे। अगर उपकरण की बात करें तो माइक्रोलिथ उपकरण अर्थात सूक्ष्म आकार यानी बहुत छोटे पत्थरों से बने परिष्कृत औजार का जो है ये प्रयोग करने लगे थे। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग की संक्रमणकालीन अवधि है, जैसे कि धनुष और बाण तथा चंद्राकार जो आपके त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार आदि आकार के अन्य जो माइक्रो उपकरण थे उनका उपयोग भी जो है ये करने लगे थे। अगर हम स्थल की बात करें तो देखिए भीमबेटका, मेहदहा, सराय नहार राय, आदमगढ़ आदि से जो है इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो कि सबसे प्राचीन गुफा का चित्र है। इसके बाद हम आ जाते हैं नवपाषाण युग, जो कि 8000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके अगर क्रमागत विकास की बात करें तो ये लोग झोपड़े में निवास करने लग गए थे अब, तथा मवेशी पालने लग गए थे। कृषि का विकास हो गया था, जैसे गेहूँ, जौ, कपास, चावल आदि इनका जो है ये कृषि करने लग गए थे। मिट्टी के बर्तन ये बनाने लग गए थे। हाथ और चाक दोनों के द्वारा जो है बर्तनों को ये बनाने शुरू कर चुके थे नवपाषाण काल में। अगर इनके उपकरण की बात करें तो नवपाषाण काल में शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पोलिशदार किए गए पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग ये करते थे। उदाहरण के लिए खंजर हो गया आप पे गड्ढा बनाने के लिए, छड़ी हो गई जो कि छड़ी होती है, सील हो गई सील पीसने के लिए पत्थर, दरांती, आरी, और एक प्रकार से जो गोफन पत्थर होते हैं, इस प्रकार से जो है लगातार रगड़कर उन्हें जो है चिकना कर लिया जाता था। तो इस प्रकार के उपकरण जो है ये उपयोग में लाने लग गए थे। और अगर स्थल की बात करें तो मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, बुर्जहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, कोल्डीहा और मास्की इत्यादि से जो है आपके एक प्रकार से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के बाद हम आ जाते हैं ताम्रपाषाण युग में, यानी ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल को जो है लगभग 4000 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगर ताम्रपाषाण काल के क्रमगत विकास की बात करें तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अलावा भारत में उत्तरी गंगा घाटी व यमुना गंगा दोआब के क्षेत्र में से के जो स्थल हैं वहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पहले की है, लेकिन कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद की है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के पॉइंट्स जो है स्टूडेंट को अक्सर कन्फ्यूज़न में डालते हैं। देखिए जो आपके ताम्रपाषाण काल है ये सांस्कृतिक तकनीकी दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हड़प्पा से पहले की है, लेकिन अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो ये हड़प्पा के बाद की है। मानव द्वारा तांबा जो है लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के रूप में जो है पहली बार धातु के रूप में प्रयोग किया गया था। यह संस्कृति पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी। इस युग में स्थायी और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना तथा कपास इत्यादि थे। इस काल में दो प्रमुख संस्कृतियाँ थी। एक आपकी बनास या आहार संस्कृति, जो कि राजस्थान में पली बली थी। इस क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। यानी है थी ये एक प्रकार से ताम्रपाषाण काल की संस्कृति, लेकिन उस जगह पर जो है इसकी खोज हुई तो उस जो आपके एक प्रकार से बनास नदी है, बनास नदी के नाम पर जो है इस संस्कृति की संज्ञा दे दी गई। इसे जो है आहार संस्कृति या आहार संस्कृति कहा जाने लगा उस नदी के नाम पर। जैसे कि एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं, चूँकि वो सिंधु जो नदी है उसके आसपास ही जो है पनपी, इस कारण जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार से जो है इसे भी आहार संस्कृति कहा गया। आहार का जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती है, अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यह पत्थर की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो है पत्थर की जगह ज़्यादातर तांबे के औजार ही
प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो है इसे आहार संस्कृति कहा जाता है। एक दूसरी थी कायथा संस्कृति, जो कि मध्य प्रदेश में पनपी। कायथा स्थल मध्य प्रदेश में एक छोटी काली सिंध नदी है, उसके दाहिने किनारे पर स्थित है। कायथा संस्कृति वर्तमान में मालवा क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें उन्नत तांबा धातु विज्ञान और पत्थर के ब्लेड उद्योग भी शामिल है। इसके बाद अगर हम ताम्रपाषाण काल के शिल्प और बर्तन की बात करें तो तांबे और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इस समय जो है प्रचुर मात्रा में तांबा जो है पाया जाने लगा था। शिल्पकारों के रूप में ताम्रकारों और बुनकरों का विकास हो चुका था। काले और लाल मर्द भांडों का प्रयोग किया जाने लगा था। काले मर्द भांडों के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। अगर ताम्रपाषाण काल के उपकरण या प्रतिमाएं की बात करें तो इस काल में चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के लिए कांटे, छेनी, पिन और छड़े आदि जो है तांबे और जो इसकी मिश्रित धातुओं से निर्मित किए जाती थी। यानी तांबे और तांबे के साथ अन्य जो धातु थी उन्हें मिश्रित करके बनाई जाती थी। अर्धकीमती पत्थरों की माला और जो मार्त देवी की टेराकोटा की मूर्ति इसी काल में पाई गई है। शवों के साथ विभिन्न उपकरण को भी कलश में दफनाया जाता था। इस प्रकार से अगर जो ताम्रपाषाण काल है यहाँ की स्थल की बात करें तो ये स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल हैं नवदा टोली, जोरवे, देमाबाद, अहाड़, बनास, मालवा, इनामगांव, कौशाम्बी, मेहगम, आलमगीरपुर और रोपड़ इत्यादि। अगर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की हम बात करें तो बहुत सी संस्कृतियाँ जो है ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियाँ मानी जाती हैं, जो कि आपको याद रखनी चाहिए। एक आपकी आहार संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत आती है, जो कि लगभग 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। कायथा संस्कृति के बारे में हमने चर्चा ही की, जो कि लगभग 2450 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। एक आपकी सालवदा संस्कृति है, जो कि लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। एक आपकी प्रभास संस्कृति है, ये लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। एक आपकी आती है मालवा संस्कृति, जो कि लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। रंगपुर संस्कृति 1700 से लेकर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। इसी प्रकार से जोरवे संस्कृति लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 900 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। ये सभी संस्कृतियाँ जो हमने बताई ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं। अगर इनकी सीमाएं की बात करें तो पालतू जानवरों का पूरी तरह से ये उपयोग नहीं किया जाता था। यानी जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है इसके अंतर्गत या इन संस्कृतियों में पालतू जानवरों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका था। लोह, अश्व और लिपि से ये अपरिचित थे। तो आपको नोट करना है, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी इसके अंतर्गत जो है लोहे, घोड़े और लिपि से ये एक प्रकार से अपरिचित थे। शिशु सावधान की बड़ी संख्या में उच्च बाल मृत्यु दर की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस संस्कृति में शिशु के भी समाधान पाए गए हैं। इसके बाद आपका आ जाता है लोह युग। मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोहा है इसका प्रयोग मनुष्य ने लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास प्रयोग करना सीख लिया था, लेकिन इसका प्रयोग कुछ समय तक ही सीमित था। एशिया माइनर, जो कि तुर्की वर्तमान में है, कि हित्ती जाति ने लोहे का निर्माण की तकनीकी खोज कर ली थी और लोहे की ढलाई लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में होनी शुरू हो गई थी। भारत में लोह युग का प्रारंभ लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। व्हीलर के अनुसार भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग ईरान के हकामनी शासकों द्वारा किया गया था। भारत में लोहे के साक्ष्य लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो ये वीडियो थी हमारी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने जो है
जो पुरातात्विक साक्ष्य है और उससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त की है। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। और अगली हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पर भी हम इसी प्रकार से संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।